जब ये विवाद हुआ पूरा आपकी कविता को लेके, तो आपके परिवार का रिएक्शन कैसा था? मुझसे कहा गया कि ये अपनी माता और बहनों के स्तरों पर कविता लिखी गई है। मैं सबसे पहले हिंदी के संपादक के पास गया और उनसे कहा कि आप इससे बच सकते थे, हिंदी का जड़ समाज का जो शिल्प है वो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि बहुत से लोगों की मंशा दूसरी चली जाएगी अगर वो टूट जाएगा तो। 2 दिन में हम कैसे समेटेंगे सारा बसंत, सारा आषाढ़? 2 दिन तो तुम्हारे दोस्त तन ही टेलेंगे। जितना माँ बाप से न रहा, न किसी प्रेयसी से, इस भरे पूरे संसार में किसी से भी नहीं, इस भाषा से उतना ईमानदार रहूंगा। कवि अपनी कविता की भाषा को लेकर जिस ईमानदारी की बात कर रहा है, उसी कवि की कविता की एक पंक्ति अपनी भाषा की वजह से सोशल मीडिया पर समाज के एक वर्ग को ईमानदार के बजाय आपत्तिजनक और अश्लील लग रही है। एक वर्ग कवि और कविता के बचाव में भी खड़ा है। लंबी लंबी पोस्टें लिखी जा रही हैं और बहसें हो रही हैं। इन पोस्टों और इन बहसों के बीच में कवि अपनी कविता लेकर खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में किसी की नजर उस पंक्ति पर नहीं गई जिसमें लिखा था कि दो लिखने में एक से भी कम जगह लगती है। जिस कविता को लेकर विवाद हुआ, कवि का रचना संसार कैसा है, सोशल मीडिया पर उपजे इस हालिया विवाद के बाद कवि के दिन आजकल कैसे जा रहे हैं, इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुद वो कवि मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कुशाग्र अद्वैत से। बनारस के रहने वाले हैं, कविताएं लिखते हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर आपने उनका नाम सुना होगा। तो कुशाग्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका लैपटॉप को समय देने के लिए। और बातचीत की शुरुआती सी बात से करते हैं कि आजकल आप कैसे हैं? ठीक हूँ, जितना ठीक ऐसे में हुआ जा सकता है उससे बहुत ठीक हूँ। ट्रोलिंग को कैसे डील कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि देख रहा अ, हूँ सब कुछ। नए नए आर्टिस्ट के लिए, नए कलाकार के लिए इस तरह की ट्रोलिंग की उसको आदत नहीं होती है। तो आप कैसे उसको डील कर रहे हैं? देख रहा हूँ साथ की स्त्रियों को, दोस्तों को भर भर कर गालियां मिल रही हैं मेरा बचाव करने के लिए, उस पोस्टर को शेयर करने के लिए। और ये सब कुछ जब इस तरह से फैल गया तो उनके मेरे साथ खड़े होने के लिए उनको बहुत बहुत स्कूल किया जा रहा है कि तुम इसके साथ कैसे खड़ी हो सकती हो। तो उनसे कह रहा हूँ कि इसमें मत पढ़ो, इनसे मत इंगेज करो। लेकिन फिर भी वो बार बार मेरे बचाव में आई जा रही हैं। और वो सब स्त्रियां ही हैं। और जो लोग उन्हें कह रहे हैं कि ये अश्लीलता फैला रहा है और ये नारी विरोधी है, वो जिस भाषा में उनसे बात कर रहे हैं वो भी गालियों की भाषा है, बदसलूकी की भाषा है। तो आप अश्लीलता को रोकने के लिए अश्लीलता कर रहे हैं अपरिचित स्त्रियों से। थोड़ा कुशाग्र अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। बनारस के शायद रहने वाले हैं। क्या पढ़ाई लिखाई हाँ, चल मैं रही है बनारस में इन रहता दिनों? क्या क्या कर रहे हैं हूँ। आप? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। मैं ऑप्टिमाइजेशन पर काम कर रहा हूँ और मैं एक फ्रेमवर्क बना रहा हूँ जिसमें हम डिकोलोनाइजेशन के होने या ना होने की निशानदेही किन कसौटियों पर करेंगे। हम उन कसौटियों को एक बार तय कर लें। बहुत सारे सरकारी दावे हैं कि भी अपनी विश्वीकरण हो रहा है या एनईपी 2020 कह रहा है कि हम कर लेंगे इससे। तो मैं उन कसौटियों का निर्माण करना चाहता हूँ जिनसे जिन पर इनको तय किया जा सके, जिन पर इसे कसा जा सके। मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने एक पीएचडी का छात्र इतने जटिल विषय पे जिसका शोध चल रहा है, वो कैसे कविताएं लिखने लगता है और और कवि बन जाता है। मैं शोध में तो बहुत बाद में आया। कभी तो कविताएं तो मेरी से बहुत पहले ही सब जगह पर छप रही थी, प्रकाशित हो रही थी। तो मैं शोध शायद ना भी करता लेकिन मैं कभी तो था ही, मतलब
और अभी भी कुछ पता नहीं है कि शोध किस दिशा में जा रहा है, क्या होगा शोध का। लेकिन कविताएं तो हो ही रही हैं लगातार, जाने कब से। क्या कविताएं सही दिशा में जा रही हैं? वो तो आप सब तय करेंगे, मैं उसके लिए कैसे बोलूं। बस आप जब बोलें तो वो भाषा गालियों की ना हो। जब ये विवाद हुआ पूरा आपकी कविता को लेके, तो आपके परिवार का रिएक्शन कैसा था? माता पिता ने इस पे क्या कहा? क्या आपको मतलब उन्होंने टोका या फिर, और सुना है कि बहन के पास भी लोग उल्टे सीधे सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो क्या ये मतलब परिवार भी ट्रोल हो रहा है इससे? हाँ, मुझसे कहा गया कि ये अपनी माता और बहनों के स्तरों पर कविता लिखी गई है, जबकि ये एक पर्टिकुलर स्त्री के बारे में कविता है, एक प्रेम कविता है दरअसल। तो मेरे पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस पूरे प्रकरण के ही बारे में। मेरी माँ मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उन्होंने सारी कविताएं पढ़ी हैं। मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी कविताएं आप माताओं बहनों के सामने पढ़ सकते हैं। मेरी माता और बहन दोनों ने ये कविता पढ़ी है। मेरी बहन ने मुझसे ये कविता सुनी है, शायद वह इसकी पहली श्रोता थी। बहन क्या कर रही है इस समय? वो इंग्लिश में पीएचडी कर, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही। माता कविताएं पढ़ती हैं आपकी? हाँ। अच्छा। जिस कविता पे विवाद हुआ, उस पहले तो कविता बहुत लंबी है, उसकी कुछ पंक्तियों पे विवाद हुआ, ये बोलना ज्यादा ठीक होगा। वो कविताएं हाँ, एक लिटरेचर वेबसाइट ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिसके बाद में ये पूरा विवाद हुआ। क्या आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से बचा जा सकता था? एक लंबी कविता की कुछ पंक्तियां, या फिर ये किसी बिना वजह का विवाद है, रेजबेट कंटेंट है, या फिर इसको अगर आसान भाषा में कहें, या फिर आप उनके फैसले के साथ अभी भी हैं कि जो कविताएं या जो पंक्तियां उन्होंने पोस्ट की वो अपने विवेक के अनुसार उन्होंने पोस्ट की और ठीक किया? आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे फैसले को कि वो पंक्तियां पोस्ट की? मैं फेसबुक पर था नहीं दरअसल, और कहीं भी इंस्टा के सिवा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो जब ये कविताएं कल पोस्ट हुई परसों, तो मुझे भर भर कर गालियां मिलने लगी। इस कविता के आते ही दूसरे लोगों ने इसके पोस्टर शेयर कर दिए। तो मैं इसका आदी नहीं हूँ, मैं इतनी मोटी चमड़ी का नहीं हूँ, और मैं नितांत अज्ञात कुलशील हूँ। अभी मुझे हिंदी में कोई ऐसे जानता नहीं था। जी। तो जब ये कविताएं आई तो मैं सबसे पहले हिंदी के संपादक के पास गया और उनसे कहा कि आप इससे बच सकते थे। उन्होंने कहा तुम इसके साथ में जो भी पंक्तियां साझा की गई हैं, वो कविता की छिटकी हुई पंक्तियां हों या कुछ भी हो, हैं तो तुम्हारी ही पंक्तियां, तुम इनके साथ साहस के साथ खड़े रहो। हम्म। उस समय मैं उनके साथ उतने साहस से नहीं खड़ा था। लेकिन अब जब ये सब कुछ इस कदर बिगड़ चुका है, तो शायद कुछ और हुआ हो ना हुआ हो, उन कविताओं के साथ मैं बहुत साहस से खड़ा हो गया हूँ, और उन पंक्तियों के साथ, उन छिटकी हुई पंक्तियों के साथ भी। और हिंदी की टीम ने मुझसे कहा कि वे चाहते थे कि उन्होंने मेरी ही कविताएं नहीं साझा करी थी, उन्होंने मेरे साथ 10 और कवियों की कविताएं हाँ। साझा करी थी। तो और उन सब में से उन्होंने कुछ कुछ टुकड़े ही साझा किए थे। आसिफ की कविता के, कंचन की कविता पर भी काफी विवाद हुआ। तो जब उन्होंने सबकी कविताओं से छिटकी हुई पंक्तियां ही साझा करी थी, तो और वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि हिंदी कविता का जो इस समय का परिदृश्य है, वो एकांगी नहीं है, गहरा नहीं है। तो वो हर तरह की कविताएं साझा करना चाहते थे, और इरोटिक एलिमेंट शायद सिर्फ मेरी कविता में था। जैसे आज की राजनीति को प्रश्नांकित करती कविता सिर्फ कंचन की थी। तो उन्होंने एक व्यापक परिदृश्य दिखाने की नीयत से ऐसा किया था। तो हाँ, मैं अब तो नहीं कहूंगा कि इससे बचा जा सकता था, ये होना आवश्यक था। इससे वे सब लोग बहुत खुलकर आ गए हैं। हिंदी का पूरा पब्लिक स्फीयर बहुत खुलकर सामने आ गया है। और जो
लगातार पीछे ही पीछे खिसकते चले जा रहे हैं सारे लोग, जो प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद एक कविता में स्तन शब्द पर बिफर पड़े हैं। मुझे आकर कह रहे हैं कि स्तन को आंख से रिप्लेस कर दो। भाई मैं क्यों रिप्लेस कर दूं? मैं स्तन ही लिखना चाहता था, मैं वक्ष नहीं लिखना चाहता था, मैं किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस ही नहीं करना चाहता था। मैंने जो चाहा मैंने वही लिखा। मैं अब उनसे नहीं कहूंगा कि आप उससे बच सकते थे, उन्होंने ठीक ही किया अपने विवेक के हिसाब से। जी। जब ये विवाद हुआ तो क्या साहित्य जगत के किसी स्थापित व्यक्ति या फिर बाहर से भी किसी का आपके पास फोन आया? मतलब दो कारणों से फोन आ सकता है ऐसी परिस्थितियों में। एक तो आपको समर्थन या संबल देने के लिए, और दूसरा आपसे पीछे हटने के लिए, कि कहने के लिए कि बचो अभी इन सबसे, अभी नया नया वो है। क्या इस तरह के कोई फोन आए इन दोनों में से किसी कवि के या किसी लेखक के? अरुण कमल जी से बात हुई थी। उद्यन जी ने कविता पढ़कर बोला कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और कल कार्यक्रम में प्रेमवत जी मिले थे, ज्ञानेंद्रपति जी मिले थे, उन सब ने भी कहा कि इसमें तो ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हम्म। क्या किसी बड़े आदमी ने ये भी कहा कि आपत्तिजनक है भी? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने इस विवाद के बाद तो गए ही होंगे, देखा होगा। हाँ, सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने कहा, सामने से तो किसी ने भी नहीं कहा कि इसमें कुछ आपत्तिजनक। सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सी टिप्पणियां पढ़ी जो मुझे लोगों ने साझा करी। तो उसमें लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग इसे ऑब्जेक्टिफिकेशन से भी जोड़ रहे हैं स्त्री के, जो कि ये नहीं है, जो कि ये किसी सूरत नहीं है। साहित्य में शील और अश्लील की बहस तो बहुत पुरानी है। चाहे वो कालिदास हो, विद्यापति हो, अमरू हो, या नायिका भेद का पूरा जो नाटक जो लिखा गया है। तो साहित्य का माहौल तो बहुत उदार रहा है, बहुत शुरू से ही, बहुत पहले से ही। क्या ये विवाद इसीलिए उपजा क्योंकि देश में विचारधाराओं का अतिरेक है, या फिर लोग उस पंक्ति से आहत हुए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूरी कविता पढ़ने के बाद भी नाराज हुए? तो इसमें तो इसके दो कारण हो सकते हैं, कि या तो लोगों को कविता का जो क्राफ्ट है या वो समझ नहीं आ रहा है, या फिर आधुनिक कविता ने अचानक इतनी लंबी छलांग मार ली है कि लोगों को इस खाई को लोग समझ नहीं पा रहे हैं या भर नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है कि आज के समय में इस तरह की पंक्तियां विवादों में आ जाती हैं? तो मालूम नहीं कि ये विवाद हुआ क्यों, क्योंकि हमारे पास एकदम हाल के दिनों तक ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जिनमें स्तन, मेरी भी पीछे एक उड़द दाल नाम की कविता है, लंबी कविता है, उसमें भी स्तन का जिक्र आता है। और अरुण कमल जी की कविता में भी स्तन का जिक्र आता है। और पूरा गीत गोविंद और कुमार संभवम, सब में ही तो इस तरह के प्रकरण हैं, इस तरह के दृश्य हैं। नहीं, मेरा मुझे सवाल मालूम ही नहीं कि मेरा सवाल विवाद ही इतना क्यों फैला। मेरा मेरा शायद वो मेरा सवाल ही यही है कि कालिदास भी उनकी कुछ पंक्तियों पे भी इस तरह क्या वो लोगों ने कहे, आरोप लगाए। तो क्यों लोगों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है अब आधुनिक कविता को? पता नहीं, वो कविता से एक खास किस्म की भाषा की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि कविता एक खास किस्म की भाषा में बोले। वो, अगर मैंने शायद स्तन की जगह वक्ष लिखा होता शायद कोई विवाद ना होता। शायद मैंने जो शब्द का प्रयोग किया वो उस शब्द से आपत्ति की, जैसे तुमने सीधे सीधे भाषा में लिख दिया। जैसे तुमने उसे ढका छिपा नहीं, उसे किसी भी तरह से सुसंस्कृत करने की कोशिश नहीं करी। तो शायद इस वजह से बवाल बहुत पसर गया। और शायद वो कविता का के जो पोस्टर आया था, अगर उसके नीचे शुरुआत में पूरी कविता होती तो शायद वो विवाद इतना ना पसरता। लेकिन फिर यह भी है कि वो अब तो वो पूरी कविता इंटरनेट पर सर्वत्र मौजूद ही है, तब भी तो लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं, पढ़कर भी गालियां तो भेज ही रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये किस तरह रुक सकता था, लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर आपके पास फैसला लेने का अधिकार होता उस वक्त, तो आप अपने कविता की यही पंक्तियां डालते या और पंक्तियां डालते? हाँ, मैं ये पंक्तियां ना डालता। मैं ये पंक्तियां ना डालता, और यदि मैं ये पंक्तियां डालता तो फिर मैं इसके नीचे की तीन चार पंक्तियां और डालता,
जिससे वो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती। लेकिन ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर था जो हुआ मेरे साथ। क्योंकि कई लोगों से हमारी जैसे बात हुई, लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे, तो लोगों ने यही कहा कि इस तरह की पंक्तियां पोस्ट करना, खास करके जब वो आपकी नहीं है या आपके संस्थान से उससे कोई मतलब नहीं है, तो एक ये पूरा सोशल मीडिया का बिजनेस है, और इस कंट्रोवर्सी का किसी को फायदा होता है, किसी को लाभ होता है, हर विवाद की तरह किसी को नुकसान होता है और किसी को इसका लाभ मिलता है। तो शायद वो नुकसान आपको हुआ और लाभ उसका किसी को मिला होगा। मुझे ये मालूम है कि वो लोग लाभ लेने के लिए तो नहीं किए थे, वो एक व्यापक परिदृश्य दिखाने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। और उन सब ने ही मुझसे आकर कहा कि हम ऐसा नहीं कर चाह रहे थे, हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, और कि विवाद पसर जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये बात इतनी स्पष्ट थी, इतनी, कि साथ में जो भी लोग थे वे लोग भी कह रहे थे कि वो नीचे वो कविता का ऊपर लिंक भी चस्पा किया गया था कि वो जाके पूरी कविता पढ़ सकते थे अगर विवाद पसरने की नियत से किया गया होता। तो वो पूरा कविता देते ही ना, पूरी कविता का लिंक दिया गया था। लेकिन शायद हो सकता है कि उन लोगों ने हिंदी के पब्लिक स्फीयर को थोड़ा अधिक विवेक वाला मान लिया हो। कुशागर, आपकी उम्र कितनी है? 28 साल। 28 साल। एक तरफ तो हम ये देखते हैं देश में जो माहौल है कि जेंजियो ने एक गालियों का पूरा शिल्प जो है वो अ, तोड़ दिया है, और एक तबका उसको स्वीकार भी कर रहा है, भले ही खुले मन से नहीं, लेकिन जेंजी की भाषा को तो बड़ा वर्ग स्वीकार कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उनकी गालियों पे आपत्ति नहीं जता रहे हैं। ये भी एक तरीके का मौन स्वीकारता है उनकी। लेकिन हिंदी का जड़ समाज का जो शिल्प है वो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि बहुत से लोगों की मठाधीक्षी चली जाएगी अगर वो टूट जाएगा तो। वो चाहते हैं कि कविता एक नियत भाषा, एक नियत शिल्प में आए, और उससे कोई भी विचलन उनकी मठाधीशी पर खतरा है। क्या इसलिए वे क्या राजनैतिक जानबूझ, मठाधीशी या साहित्यिक मठाधीशी? साहित्यिक मठाधीशी, मैं किसी गुट का नहीं हूँ, जसम का नहीं हूँ, प्रलेस का नहीं हूँ। नहीं तो मेरे बचाव में लंबे लंबे लेख लिखे जाते, मुझे उस तरह से डिफेंड किया जाता है जिस तरह से किया जाता है बहुतों को। तो मैं इतना दूर हूँ, इसलिए इतना हताहत हूँ। मैंने अपने आप को बहुत दूर तक खींच लिया था, मैं बहुत दूर चला गया था, इतना दूर कि अप्रासंगिक हो गया था हिंदी संसार के लिए। मैंने ये कभी इसकी चाहा नहीं था। क्या वजह थी इसकी? हिंदी का जो समाज है वो अमूमन फेसबुक पर ही हैं, जितने भी हिंदी के लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, और वे आपस में एक दूसरे पर रोज ही छींटाकशी कर रहे थे। वहां इतनी गंध, इतनी संधाड़ मची हुई थी कि मैं उससे भाग जाना चाहता था। अपने शिल्प पर एक नए तरह से काम करना चाहता था, जो वहां रहकर संभव नहीं था। तो मैंने वहां से हट जाना चुना। मुझसे बहुतों ने कहा कि फेसबुक पर लौटो, मैं नहीं लौटा, क्योंकि मैं उससे इतना दूर चला गया था कि उस वहां पे जो कुछ भी चल रहा था अगर वो मेरे पास किसी किसी तरह आता तो मुझे लगता है अरे अब भी वहीं पर अटके हुए हैं क्या। तो मैं खुद को बचा लेना चाहता था उस सब कुछ से जो वहां चलता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी ये सब कुछ इस तरह मेरे पास आएगा, मेरे बिना उधर गए। क्या फेसबुक, वर्तमान में फेसबुक ही साहित्य का अग्रणी मंच है जहाँ पे वैलिडेशन मिलता है लेखकों और कवियों को? हिंदी के जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वे सभी फेसबुक पर हैं ही। तो उनके मिलने का, बोलने बतियाने का, उनका कुछ, उनके कुछ भी रचनाक्रम को साझा करने का वो एक प्रमुख स्थान है। तो हिंदी के लिए तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी रचना में लगे हुए लोग हैं वे सभी फेसबुक
से बाहर होंगे तो गायब हो जाएंगे, या गायब कर दिए जाएंगे, या भुला दिए जाएंगे। तो हिंदी के लिए तो ये सत्य ही है एक तरह से। अगर ये कविता वायरल ना होती तो आप ये साक्षात्कार मेरा कभी ना ले रहे होते। मैंने पीछे लंबी लंबी कविताएं लिखी, उड़द दाल लिखी, प्रार्थना प्रलाप लिखी, जो इससे कहीं बेहतर कविताएं हैं। उन पर किसी ने बात तक नहीं करी, उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर था नहीं। इसके सिवा तो कोई कारण नहीं था कि उन लंबी कविताओं को देखा नहीं गया। इस छुटकी हुई पंक्ति से वे बहुत सुंदर कविताएं हैं, वे बहुत लंबी कविताएं हैं। उनको पढ़ने के लिए जो धैर्य चाहिए, मुझे नहीं पता हिंदी में कितना बचा है वो। क्या एक नव कवि के साथ जब इस तरह की का विवाद होता है या उसकी ट्रोलिंग होती है उसकी कविता को लेके, और जब वो मेज पर दोबारा कविता लिखने के लिए बैठता है, तो क्या वो अपनी कविता या लेखन को लेके पुनर्विचार की स्थिति में आ जाता है, या क्या आप आएंगे? मैं हाँ, हर दूसरी कविता पहली कविता से भिन्न होनी चाहिए। मैं इस तरह की दूसरी कविता लिखने से पहले बचूंगा, सोचूंगा। इसलिए नहीं कि इस पर इतना रायता फैल गया, इसलिए कि मुझे कुछ नया रचना है, मुझे कुछ नया लिखना है। इस पूरे प्रकरण से शायद अगर कुछ बेतरह बदलेगा तो वो मेरा सोशल मीडिया व्यवहार होगा। मैं और मैं उतना सहज रूप से सोशल मीडिया पर लोगों से मिलजुल नहीं पाऊंगा, लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं हर तरफ दिख रहा हूँ। लेकिन क्या, जब मैं कविता लिखने बैठूंगा तो क्या बहुत अलग व्यक्ति होऊंगा? नहीं, मैं यही व्यक्ति होऊंगा। और शायद इस तरह के दृश्य, इस तरह के फिल्म फिर आए, और वो आएंगे तो मैं उन्हें लिखूंगा ही लिखूंगा। चाहे फिर इस तरह ही मुझे घसीटा जाए, उस पर छीटा कशी की जाए, मैं इससे बच नहीं सकता हूँ। जब कविता उतरेगी तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। और उस तरह से तो कविता लिखने कोई बैठता भी नहीं है। जो असल लिखने वाले होते हैं कि आज मैं कविता लिखूंगा, वो आती है। वो जब आती है तो आपको लिखना ही पड़ता है, तो आपको पकड़ लेती है और कहती है भाई लिखो। रीडर सेंसरशिप, या पाठक अगर किसी कविता को नकार दें, और खास करके जो आपने कहा कि आजकल जो अपनी कविताएं साझा करने का प्रमुख मंच है वहीं पे, अगर एक बड़ा वर्ग किसी कविता को नकार दे रहा है, तो क्या कवि अगली कविता किसके लिए लिखेगा? कवि यदि असल कवि है तो वो कविताएं सर्वप्रथम अपने लिए लिखता है, क्योंकि या उस आवेग के लिए जो उससे वो कविता लिखवा लेता है, और फिर वो कहीं भेज देता है प्रकाशनार्थ। तो वो सब तो एक तामझाम है। लेकिन वो जब आती है तो आपको लिखना पड़ता है, और आप उसे लिखते हैं, फिर उसे साझा करते हैं, क्योंकि वो आपकी चीज है, आपको उसे दुनिया को देना होता है। लेकिन मैं शायद आपका प्रश्न भूल गया। मैं कह रहा था कि अगर पाठक ही किसी कविता को नकार दें एक प्रमुख मंच पर, या रीडर सेंसरशिप लागू हो जाए किसी कवि पे, तो फिर तब तब भी क्या वो अगली कविता भी स्वांतः सुखाय के लिए लिखेगा, या फिर अपने पाठकों के लिए लिखेगा? किसके लिए लिखेगा वो कविता, अगर उसके पाठक ही उसे प्रश्न कविता तो ये नकार है देगा? ना, प्रश्न ये है कि क्या जिन लोगों ने जिन लोगों को आप कह रहे हैं नकार दिया है, क्या उन लोगों ने वाकई नकारा है? नकारने के लिए तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। कल मुझे किसी ने फोन किया और वो बोले कि आपने हमारी माताओं बहनों के स्तनों पर ये जो कविता लिखी है, ये क्यों लिखी है? मैंने कहा मैंने आपकी माताओं बहनों के बारे में वो कविता लिखी ही नहीं है। क्या आपने वो कविता पढ़ी है? कहे नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं आपसे उसका एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने को बाध्य नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने वो कविता पढ़ी ही नहीं थी। तो क्या जिन लोगों ने नकारा है, क्या उन्होंने पाठ किया है? और उस नरमी से, जिस नरमी से कविता का पाठ किया जाना चाहिए, तो क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने वाकई पढ़ा है, जैसे प्रेमवत जी ने, जैसे ज्ञानेंद्र पति जी ने, जैसे अरुण कमल जी ने, या जैसे उद्यन जी ने, तो उन सब ने तो
कहा कि यह भी एक तरह की कविता है। उनमें से किसी ने नहीं नकारा, शायद आलोक ने नहीं नकारा। तो जिन लोगों ने पाठ किया उनमें से बहुत से लोग आकर कहा कि भैया पहले हम आपको गरियाने लगे, इसके लिए माफी, लेकिन वो कविता तो बड़ी प्यारी है और अब मैं उससे अपनी प्रेमिका के लिए पढ़ूंगा। तो मुझे नहीं मालूम कि शायद उन लोगों में से एक बड़ा वर्ग अगर पढ़ ले यह कविता, मैं प्रयासरत हूँ कि ये कविताएं कहीं प्रकाशित हो जाएं, और एक बड़ा वर्ग इसे पढ़ ले, तो शायद वो नकारना जिसे आप कह रहे हैं वह दूर हो जाए। शायद यह स्वीकारी जा सकती है। यह अभी उस छिटकी हुई पंक्ति से इस कविता को जज कर रहे हैं। बहुतों के लिए यह छिटकी हुई पंक्तियां ही पूरी कविता है, और उससे पूरा परिप्रेक्ष्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो शायद मैं अभी नकारा नहीं गया हूँ, शायद जी। अभी मेरा पाठ नहीं हुआ। अ, आप शोध कर रहे हैं, बीएचयू में पीएचडी कर रहे हैं, साथ में कविता आप बहुत पहले से भी लिख रहे हैं। कवियों का कोई कमर्शियल फ्यूचर भी है क्या, अगर आप उस दिशा में सोचें? क्योंकि एक कवि का तो है। ये मेरा कोई कमर्शियल फ्यूचर नहीं लगता। मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, मेरा तो नहीं है कोई कमर्शियल फ्यूचर। क्या क्या कवियों का मैं है अभी जो, अगर कोई कवि बनना चाहे, नया लड़का, और वो सोचे कि मैं कविता लिख के ही जीविका चलाऊंगा, तो क्या ये सही फैसला होगा? मेरा एक दोस्त है नीरव, वो कविताएं लिखता था, गीत लिखता था। वो इधर जिंगल्स लिखने चला गया बम्बई। उसका काम तो सही चल रहा है। तो यदि आपके पास प्रतिभा है तो हाँ, आपका कुछ फ्यूचर हो सकता है कमर्शियल। अविनाश मिश्र का तो चल ही रहा है। वो तो सिर्फ कविताएं लिखते हैं, वो तो सिर्फ साहित्यिक पत्रकारिता करके ही अपना जीवन चला रहे हैं। तो बहुतों का तो चल भी सकता है अगर चलाना चाहें। मैं शायद इसे जीविका उपार्जन का साधन न बनाऊं, उससे बनाया भी नहीं जाए। मैं कुछ और कर सकता हूँ, कुछ और करूंगा शायद। देवी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्तियां हैं कि मुझसे बेहतर कवि होने के लिए तुम्हें मुझसे अधिक दुख उठाने पड़ेंगे। तो क्या कवि कुशाग्र को अपना दुख मिल गया है? क्या वो और अधिक दुख उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ, धीरे धीरे मेरी भी चमड़ी देसी जी की तरह मोटी हो रही है। ये उसका पहली बार था, लेकिन देवी जी ने मुझसे ज्यादा दुख उठाए हैं, अभी भी उठा ही रहे हैं। उनके आसपास भी नहीं ठहरता। अ, कुशाग्र, अगर एक कविता आप पढ़ दें आखिर में, और अगर छनकर ही पढ़ दें तो। हाँ, मैं वही पढ़ देता हूँ। कल भी मैंने वो कविता नहीं पढ़ी, मुझे ये वही उस पढ़ देनी चाहिए। कविता का पहला पाठ होगा क्या आपका? हाँ, ये कविता कहीं भी उस कविता का पहला पाठ है। इससे पहले आपने कभी कविता पढ़ी नहीं कहीं? नहीं, मैंने वो कविता आज के पहले कभी नहीं। जी, पढ़ दीजिए। मैं कल पढ़ता, लेकिन मुझे खतरा था कि कहीं मुझे कूट ना कर दिया जाए, मैंने वो कविता नहीं। जी। छन कर, मेज पर रखी चाय अभी छन कर आई, कुछ पत्ती नीचे छूट गई। मेरे पीछे दीवार पर जो सुंदर अल्पना बनाती है, वह धूप इस बैठक में कुछ छन कर आती है। इस महादेश में मुझ तक सब खबरें भी सोहनी की तरह बहुत पहरेदारी किलेबंदी से होकर, छिप कर, छन कर आती हैं। कुछ तो अधरस्ते ही डूब जाती हैं। एक तुम ही हो जो छन कर नहीं आती, एक अपूर्व संसार के दर्शन होकर आती। मेरी जान, छनन छनन आओ मेरे पास, पायल पहनकर। हम बस 2 दिनों के लिए मिले, 2 दिन तक तो पहनी जा सकती है पायल। 2 दिन तो सुन लो घुंघरुओं का बजना। फिर पीछे तुम्हारी बिंदी भूल जाऊं शायद, निश्चित ही भूल जाऊंगा पापड़, भूल जाऊंगा तहरी। 2 दिन यदि बजी पायल, उसकी हिलोर रहेगी भीतर, मुझे दौड़ाती, मुझे तैराती। 2 दिन कितने कम होते हैं। दो लिखने में एक से भी कम जगह घिरती है। 2 दिनों में बहुत कम भी सोओगी, तो 10 घंटे होंगे कम से कम। 10 कितना वजनी लगता है, जैसे 11, जैसे 12। दो में ही बस कोई वजन नहीं। 2 दिन में कुल कितने पहर होते हैं, कितने घंटे, कितने मिनट, किसी को मालूम है?
मुझे कुछ मालूम नहीं। 2 दिन में 2 लोग एक शहर नहीं नाप सकते पूरम पूर। 2 दिन में तुम्हारे लिए आखिर कितनी कविताएं पढ़ लूंगा। 2 दिन में हम कैसे समेटेंगे सारा बसंत, सारा आषाढ़। 2 दिन तो तुम्हारे दोस्त तन ही ले लेंगे। बची देर राशि के लिए एक जीवन भी कम है। फिर तुम्हारा मन है, छन छन आओ ना आओ। 2 ही दिन है, जो है जैसा है, कहो बताओ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कुशाग्र, ललन टॉप से बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि लोग इस कविता को इंटरनेट पर खोज के पढ़ें और समझें कि ये कविता उन विवादित या कथित आपत्तिजनक और कथित अश्लील पंक्तियों के अतिरिक्त भी एक कविता है। लोग इसको समझें। और आप अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।